कि आप लोगों को कहीं भी अगर कोई स्ट्रे डॉग मिलता है, स्ट्रे कैटल मिलती है, कोई ऐसा लगता है कि हम लोग उसकी हेल्प करें, तो आवर टीम वर्क्स 24/7। अगर रेबीड हो कोई डॉग, अगर उसने हमें काटा है तो विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज उस डॉग की डेथ हो जाती है। तो स्पेसिफिकली इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली क्या होता है, जो रेबीज वायरस होता है वो इन्फेस्टेशन करता है प्राइमरीली द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन ऑफ द डॉग और ह्यूमन बीइंग। जिसके पास भी वो जाएगा वो वायरस, उसको जो इजी एक्सेस मिलता है वो मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, रीचेस टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। एनीवन हु हैज लाइफ, वेदर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनी क्रीचर हैज सम और द अदर इमोशंस। करेक्ट। देखिए, पेट्स की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में तो ये बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरे घर में या तो डॉग या तो कैट रहे ही हैं, कंपल्शन है। और मेरा उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और मुझे ये लगता है कि जैसे वो मुझे समझते हैं कोई नहीं समझ पाता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 NIVH हेलोडोन। सुन रहे हैं आप आरजे जेनिफर को। गाइज, आज के ज़माने में हमारे पास सब कुछ होता है, घर, पैसा, गाड़ी, स्टेटस, पर दिल है कि मानता ही नहीं। दिल को चाहिए या फिर दिल को तलाश है प्यार की। एक ऐसा प्यार जहाँ पे स्वार्थ ना हो, जहाँ पर दिखावा ना हो। एक ऐसा साथी जो सुबह जब हम घर से निकले तो हमें उम्मीद भरी नज़रों से देखे और हर शाम जब हम वापस आए तो इतना खुश हो कि हमें महीनों बाद देख रहा हो। और इतना प्यार तो हमसे सिर्फ हमारा पेट ही कर सकता है। आई थिंक आज के ज़माने में इतनी मासूमियत तो सिर्फ एक जानवर में ही हो सकती है, राइट? सो यस, इसी खूबसूरत रिश्ते को और भी गहराई से समझाने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, सीनियर वेटनरी डॉक्टर फ्रॉम नगर निगम देहरादून। सो हेलो सर, थैंक यू सो मच मैम। हम तो पहले ही आपको थैंक्स कहेंगे कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया। हम लोग कुछ अगर सोशल एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो वी फील रियली ब्लेस्ड, एंड नॉट ओनली मी बट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑल द एंटायर नगर निगम टीम इज़ वेरी थैंकफुल टू यू सो दैट वी कैन हेल्प द एंड एजुकेट पीपल इन सम और द अदर वे। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, प्लेजर इज़ आवर्स सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। क्या एनिमल्स में इमोशन होता है? क्या ह्यूमन और एनिमल्स के बीच अटैचमेंट होता है? ये तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा आप बता पाएंगी क्योंकि आप शुरू से उससे लिंक्ड हैं। पर सर, आप इंटरेक्ट उनसे हमसे ज़्यादा करते हैं ना, टू बी वेरी फ्रैंक, इमोशंस तो सब में है। एनीवन हु हैज़ लाइफ, वेदर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनी क्रीचर हैज़ सम और द अदर इमोशंस। करेक्ट। उनके इमोशंस हैं इसीलिए हम लोग हैं, हम लोग हैं इसीलिए इमोशंस हैं। दीज थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। इसको हम लोग अलग ही नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों को ऐसा कहा जाता है कि डॉग्स, एनिमल्स में इमोशंस नहीं होंगे। हम खाली डॉग्स को और कैट्स को ही ज़्यादा हमेशा देखते हैं या सुनते हैं या डिस्कस करते हैं, बट ईच एंड एवरी क्रीचर, आप किसी को भी रोता हुआ देख सकते हैं, आप एक हॉर्स को रोता हुआ देख सकते हैं, गाय को रोता हुआ देख सकते हैं, हंसते हुए देख सकते हैं, खुश होते हुए देख सकते हैं, मंकीज़ को, इनको हम लोग कितना क्लियरली देख पाते हैं। तो इमोशंस तो हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि इमोशंस नहीं है। तो सर, हमारे लिए ये है कि एनिमल्स जो हैं, पेट्स हैं, जो भी हमारी लाइफ के खूबसूरत पार्ट कहलाते हैं। वी फील दैट दे आर द बेस्ट पार्ट दैट हैज़ हैपेंड टू अस, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनकी बातें समझ नहीं पाते हैं। यूँ कह लो, लैंग्वेज बैरियर के लिए, व्हाटएवर इट इज़, जो वो बोलते हैं हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे में कौन से साइंस हैं, सिग्नल्स हैं जो हमारे लिए एक मैसेज हो सकते हैं, एंड नॉट नेसेसरीली विजुअल वाइज, क्योंकि आप जानते हो कि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि साउंड वाइज भी कोई ऐसी बातें हों जो आप हमें बताएं जो हमारे लिए सिग्नल्स हों सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम डॉग्स की बात करें, आप उनकी रैटलिंग से, जो उनकी सांस होती है, उससे आप लोग पहचान सकते हो कि वो पेंटिंग से पहचान सकते हो कि वो क्या चाह रहा है। उसके फर मूवमेंट से, उसकी बॉडी मूवमेंट से, कैट्स की म्यूज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग ग्रैस्प कर सकते हैं। टच बिहेवियर तो इसमें बेस्ट होता है, उसको अगर हम लोग ट्रेन करें तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं या नहीं हैं, एवरीबडी फर्स्ट लर्न्स बाय टचिंग। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो हमारा छोटा बच्चा होता है उसको हम कैसे समझाते हैं? हमारे छोटे बच्चे की आंखें होती भले ही हो, बट दे आर ऑल ब्लाइंड, दे आर ऑल डेफ, बट हाउ वी, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सी हम हैं, हम उनको टच सिखाते हैं, वी मेक देम लर्न एवरीथिंग।
एवरी सिंगल चाइल्ड बॉर्न इज अ डेफ एंड डम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उसको दिखता है, बट हाँ ही अंडरस्टैंड्स, वो कुछ विजुअलाइज तो नहीं कर पा रहा है ना. सो वी हैव टू टैकल एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स इन दिस वे ओनली. जैसे हम अपने छोटे बच्चे को ब्रॉटअप करते हैं, वही हमको एक पेट को और अपने डोमेस्टिक एनिमल को ब्रॉटअप करना है, और वो वैसे का वैसा ही बनता चला जाएगा. जो हमारा छोटा बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, हम उसको सिखाते हैं ये मम्मी है, ये पापा है, ये घर है, ऐसे बैठना है, ये खुजली हो रही है, ये आपको जो है हंसी आ रही है, ये टिकलिंग हो रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द कलर रिकॉग्निशन. द सेम थिंग्स आर विद द पेट्स. आप लोगों के कैसे पेट हेल्प कर सकते हैं या आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मुझे तो लगता है आप ही उनको सिखा दोगे बेस्ट. व्हाट अबाउट स्ट्रेस सर? ये तो पेट्स की बात थी. अगर हम जैसे कोई ज़्यादा एनिमल लवर है और उसे लग रहा है कि हाँ स्ट्रे कैट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेस में है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि स्ट्रेस जनरली उसको अटैक करते हैं जो खुद डरे हुए होते हैं. और मुझे तो लगता है जो हमारा ब्लाइंड, जिसको आप वर्ड कह रहे हैं, उनके अंदर तो कोई डर ही नहीं होता. मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर ब्लाइंड पर किसी ने अटैक किया हो. एनी एनिमल, मुझे तो लगता है कि वो पहले पहचान लेते हैं कि दिस पर्सन इज़ डेफ, दिस पर्सन इज़ ब्लाइंड, दिस पर्सन इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिस पर्सन हैज़ सम प्रॉब्लम. दे नेवर अटैक ऑन दिस. इनके तो अटैक करने वाले सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं. Why to blame stray animals and stray dogs and pet dogs? They will never attack. They are so sensitive. वो तो पहचान लेते हैं कि इतनी सिंपल है ये लोग. आपके अंदर तो कोई अंदर से कोई गलत चीज़ ही नहीं है, आप किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं रहे हो. ओके. हाउ अ स्ट्रे एनिमल विल अटैक यू? आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब जो हमारे घर के एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने ऑब्जर्व करा है, मेरा घर का जो पर्टिकुलरली पेट था, डॉग थी बेसिकली, वो बहुत ओल्ड थी सर, और घर पे अगर कोई बाई मिस्टेकली भी उसको अगर पैर लगा देता था, शी यूज्ड टू बाइट देम. क्यों? ऑब्वियसली उसका रिएक्शन था वो कि मुझे दर्द हुआ तो शी अटैक्ड. पर अगर गलती से मैंने उस पर पैर लगाने में आई एम सो सॉरी, वो कुछ नहीं करती. सो यू सी द डिफरेंस. सो यू सी द डिफरेंस. एग्जैक्टली. आई वाज थिंकिंग ये क्या था, इसने This मुझे is क्यों the नहीं difference. काटा? The animals are able to understand your simplicity. If someone has been, मुझको जो लगता है एज आध्यात्मिक तौर पर भी, कि अगर किसी पेट ने, किसी मंकी ने आपको अटैक किया है, तो इट इज़ ऑल द कर्स वी आर फेसिंग विद. हमने या तो उस समय कुछ सोचा है, या पहले कुछ सोचा था, या हम सोचने वाले थे. वी हैव ऑलरेडी बीन फाइंड विद दैट. वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट. कैसा हो गया, चलो अच्छा हुआ. ओके. राइट. तो सर एनिमल्स की हम बातें कर रहे हैं, एनिमल्स और हम दोनों एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो पेट एनिमल्स है, स्ट्रे है ओवरऑल. तो ऐसे में क्या एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? बिकॉज हम अक्सर वेट के बारे में ये सोचते हैं कि वेट ट्रीट्स एनिमल्स, दैट्स द ओनली डेफिनेशन वी हैव. पर क्या इनडायरेक्टली पब्लिक हेल्थ के साथ आपका भी कोई कनेक्शन है सर? Indirectly नहीं, more than directly we are linked with public health. समझाइए सर, More ये lately the government has also realized this, and one health mission has already been launched in India. One health में हम लोग मेडिकल, वेटनरी साइंस सबको साथ में लेके चल रहे हैं. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें. जब हमारा छोटा बच्चा होता है, तो व्हाट वी नीड फॉर देम इज़, हम उसको, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, उनके यहाँ हवन जरूर होता है. हवन में वी यूज़ ऑल एनिमल थिंग्स. हम उसमें काऊ डंग यूज़ करेंगे, उसमें दही यूज़ करेंगे, उसमें मट्ठा यूज़ करेंगे, उसमें मिल्क यूज़ करेंगे. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट? वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज के हाउ द वेटनेरियंस आर डूइंग. लेटली वी आर understanding this, and everyone is accepting this. These are the signs of a developing country, and the country is going to develop very soon, as and how the agriculture and the veterinary will be in a stream and will follow the same sequence as medical sciences. हमारा जब छोटा बच्चा होता है, जो मदर को फीड नहीं करा पाती, उसके लिए दूध कहाँ से आता है? Exactly. A cow milk. But we don't realize कि वो एनिमल से है. But sooner or later we are doing so. ओके सर, मूविंग अहेड, आज का जो माहौल है बहुत ही स्ट्रेसफुल है, हम सभी मानते हैं. वर्किंग हो चाहे ना हो, एवरीबडी हैज़ स्ट्रेस. तो ऐसे में एनिमल्स या पेट्स कह लो, तो ये स्ट्रेस रिलीज या फिर स्ट्रेस कम करने में क्या रोल प्ले करते हैं? या फिर अगर कोई आपसे आके पूछे कि पेट क्यों पालने चाहिए, तो आप क्या रीजंस दोगे सर उनको, वैलिड रीजंस? भाई, दिस इज़ द ट्रुथ के पेट्स तो करते ही हैं, और इसको तो ऑलरेडी ये तो पूरा जस्टिफाइड है. इसमें बहुत सारी थीसिस हुई हैं. स्ट्रॉन्गली ये हमारा स्ट्रेस बस्टर होता है. हम लोग उनको कुछ कह भी देते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको बाहर नहीं आने देते. हम घर पे जाएंगे, अपने बच्चे को कुछ कहेंगे तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं वापस आएगा. बट पेट्स आर, दिस इज़ वाई पेट्स आर स्ट्रेस बस्टर.
कितने सारे हम लोग पहले देखते थे कि जो एनिमल्स हैं उनको स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने एनिमल्स के पास ले जाते हैं, दे कैन फील एवरीथिंग, कितना मूवमेंट उस छोटे से फीटस का बढ़ जाता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द एनिमल्स, द पेट एनिमल्स, द वाइल्ड एनिमल्स, द व्हेल्स, द फिशेस, एवरीवेयर, बिकॉज somehow we are इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू एनिमल्स। कोई भी जिससे हम लोग कुछ भी कह सकें और वो सुनकर एब्जॉर्ब कर ले, वो स्ट्रेस को ख़त्म करता है। और आप तो उसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आप उसको पैर भी मारती थी तो शी वाज सॉरी, द पेट यूज्ड टू लव यू। तो जैसे हमने अभी पेट्स के बारे में बात करी और आपने वैलिड रीज़न भी बता दिया कि वो हमारे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो अगर हमारी बातें सुन के कोई पेट को अडॉप्ट करना चाहता है या घर पे नया नया पेट लाया है, तो वो अपनी बॉन्डिंग को उस पेट के साथ बेटर बनाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया कि वी शुड ट्रीट अ पेट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी इन आवर हाउस। जैसे हम एक छोटा बच्चा आता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, वी मेक देम लाइव, मेक देम अंडरस्टैंड, हम उसको टाइम देते हैं, उसको खूब केयर करते हैं, उसको खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही हमें अपने पेट के साथ करना है। जैसे ही द मोमेंट वी स्टार्ट इमेजिनिंग द पेट एज अ स्मॉल चाइल्ड, अ 0-day चाइल्ड, वी विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग गुड विद दैट। और जिनके घरों में ऐसे पेट्स होते हैं वही बहुत खुश होते हैं, वही उनको ईजिली ब्रॉटअप कर देते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को आंख बंद करके इमेजिन करो कि हमारे घर में छोटा बच्चा आया, उसको कुछ नहीं पता होता, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हमें काटता भी है, हमें बाइट भी करता है, और इतना बुरी तरह काटता है कि वी समटाइम्स स्लैप देम। द सेम थिंग इज़ विद द पेट। हम लोग पेट को बस ये कहते हैं नहीं नहीं इसने काट लिया, हम इसको हटा देंगे, वी किक देम, दैट इज़ अ रिएक्शन, बट वी टीच देम। हमारा छोटा बच्चा होता है, वो चौक भी खाता है, मिट्टी भी खाता है, चप्पल भी चाटता है, बाहर की चीज़ें भी चोरी करके लाता है, हमारी चीज़ भी फेंक देता है, बट वी डोंट रियलाइज़ कि पेट भी ऐसे ही करेगा। उसका एक्टिविटी दूसरी हो सकती है। हमारा बच्चा भी सोफ़ा फाड़ता है, लेकिन जैसे ही वो सोफ़ा फाड़ देगा, क्लॉथ खा लेगा, चप्पल खा लेगा, तो हम नाराज़ हो जाते हैं। बट वी शुड नॉट डू दैट। सिंपल थिंग इज़ कि वी शुड अकोमोडेट इट, और उसको हम समझाएं, अपना जैसा बनाएं। हम उसको एक्चुअली वी आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर द लाइफ, वी आर द लाइफ। हम लोग कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो डॉग्स की तरह करते हैं जी। वी कंटिन्यूसली बार्क, दे ऑल्सो बार्क, वी कंटिन्यूसली शाउट, दे ऑल्सो शाउट। हम लोग आंखें दिखाते हैं डॉग्स की तरह, वो भी दिखाते हैं। किसी भी एनिमल की तरह, वी ऑल्सो क्राई, दे ऑल्सो क्राई। हम लोग डॉग को तो कंपेयर कर रहे हैं अपने से, अरे हमारे को भी तो कंपेयर करो, यू विल फाइंड 150 थिंग्स वी आर डूइंग लाइक एनिमल्स। हम लोग कहेंगे नहीं एनिमल हमारी तरह कर रहा है, उसने कब सीख लिया और हमने कब सीख लिया उनसे, है ना? तो सर हमने ये तो जान लिया कि ओके, अगर बॉन्डिंग बनानी है तो वी शुड ट्रीट देम एज अ बेबी। अगर हम उसे बच्चा समझेंगे तो शायद अपने आप हमारे अंदर वो एम्पैथी उसके लिए आ ही जाएगी। मूविंग अहेड विद खाना, जैसे अक्सर हम ये देखते हैं कि स्ट्रीट्स पे जो डॉग्स होते हैं, कैट्स या जो भी एनिमल होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि सबसे आसान है बिस्किट का पैकेट ले आए और खिला दिया, ब्रेड का पैकेट ले आए खिला दिया। तो सर क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है या फिर इसके अलावा कोई और हेल्दी ऑप्शन हो सकता है? एक्चुअली इसमें हेल्दी ऑप्शन भी होते हैं, और थोड़ा इजी गोइंग के लिए ये भी ठीक है कि वी फीड देम विद ब्रेड एंड बिस्किट्स। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम ऐसा करें, बट चूंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम उनको चिकन देते हैं, मटन देते हैं या इस टाइप की चीज़ें देते हैं, देयर मे बी मैनी कम्युनिटी इश्यूज़, देयर मे बी सम, है ना? तो ब्रेड और बिस्किट का जो डिग्रेडेशन होता है वो भी बड़ा इजी होता है, उसमें से कोई बदबू नहीं आएगी, या उसको कोई और भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो डिकम्पोज भी प्रॉपरली हो जाएगी। कुछ इन रीज़न से मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसको इजी गोइंग दे देते हैं, बट प्रैक्टिकली जैसे बिस्किट्स ओवरडोजिंग हम लोगों को नुकसान देती है, वैसे ही पेट्स को भी देती है। उनको स्पेशली चूंकि शुगर भी नुकसान देती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको बिस्किट्स ऐसी दें जो डॉग्स के लिए स्पेसिफिक बनी हुई हैं, जो अच्छी ब्रांड्स की हैं, कोशिश करें कि हम वो दें। बट स्टिल इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, उनकी फीडिंग बंद ना करें। एक इशू ये तो है ही है कि हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके से ब्रेड या बिस्किट्स, बट अगर हमारे को ऐसी कम्युनिटी कहीं मिल रही है जहाँ पर हम उनको अच्छा फूड दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, नॉन वेज दे सकते हैं, तो वी शुड ट्राई टू गिव देम, एंड वी शुड कीप दीज थिंग्स इन अ सेकेंडरी वेट कि हम उनको बिस्किट्स या ब्रेड दें। लेकिन स्टिल
मैं ये कहूँगा कि हमारे कल्चर में हम उनको कुछ भी दें, एटलीस्ट उनका पेट भरा हुआ है, हो, भूखा ना सोना पड़े। भूखा ना रहे। ओके, तो सर इसके बाद लेट्स मूव अहेड कि अगर वो भी हमारे साथ ही रहता है, हमारे ही गलियों में, स्ट्रीट्स में रहता है, हमारे घर पे भी रहता है, तो ऐसे में ऐसी कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो कॉमनली पेट्स या फिर स्ट्रेस को होते हैं, जो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है और उनके लिए भी खतरा हो सकता है, और हम प्रिकॉशंस कैसे लें इन डिजीज़ेस से? राइट, वी आर ऑल एक्सपोज टू डिजीजेस फ्रॉम एनिमल्स एंड एवरीवेयर। हम लोग इनको जनरली जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जो हम लोग वर्टिब्रेट एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स को और ह्यूमन बींग से एनिमल्स को ट्रांसमिट होती हैं। बहुत कॉमन तो सबसे ज़्यादा अगर है तो हम लोग अगर काउज और बफेलोज़ में देखें तो ब्रुसेला होती है, एंथ्रेक्स होती है। अगर हम लोग पेट डॉग्स में देखें तो रेबीज़ इज़ वेरी कॉमन अमंग देम। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग हाइजीनिकली रहें, हम लोग उसको उसी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग उनको ह्यूमन बींग की बहुत मतलब उनको ऐसा अलाउ ना करें कि हम लोगों को वो बहुत कंटिन्यूसली लिख कर रहा है, प्यार कर रहा है। अगर ऐसा होता भी है लविंग एंड केयरिंग के दौरान, तो हम लोगों को तुरंत उसको अपने को हाइजीनिकली अपने को क्लीन करना चाहिए। डिजीज़ेज़ बहुत सारी हैं, इट विल बी अ वेरी वास्ट थिंग टू डिस्कस, बट द क्वेश्चन इज़ कि हम उनको इतना डिस्टेंस भी मेंटेन करें कि हम लोग उनको भी ट्रांसमिट ना करें, वो लोग हम लोगों को भी कोई चीज़ ट्रांसमिट ना करें। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, वी मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस एवरीवेयर। करेक्ट। एनिमल टू एनिमल भी होता है, इसी तरह से ह्यूमन टू एनिमल भी होगा। कोशिश हम ये करें कि हम प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन कॉमन डिजीज़ेज़ में मैं दोबारा से ये ज़रूर कहूँगा कि एंथ्रेक्स है, ब्रुसेला है और एक रेबीज़ है, साल्मोनेलोसिस है। वायरल भी होती हैं, बैक्टीरियल भी होती हैं, फंगल भी होती हैं। बेस्ट वे इज़ टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी एंड बी हाइजीनिक। ओके, तो सर ऐसे में इन डिजीज़ से बचाव पाने के लिए वैक्सीनेशन हो गया, या फिर जो स्टेरिलाइजेशन भी बहुत एक टॉपिक है, और डीवॉर्मिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं एनिमल्स के लिए, और कितने ड्यूरेशन में एक बार करना चाहिए? और वेट चेकअप्स भी इसमें आप ऐड कर लीजिए कि अगर हमारा पेट है तो कितने दिनों में एक बार वेट चेकअप कराना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। वेट चेकअप की जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप लोग रूटीनली ज़रूर दिखाएं वेट्स को। आई एम नॉट प्रमोटिंग वेट्स, बट होता क्या है, अगर आप अपने पेट को, हम जैसे अपने बेबीज़ को भी, बच्चों को भी कुछ एज तक हमेशा दिखाते हैं अपने डॉक्टर्स को, तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और सो वी शुड डेफिनेटली गो टू द वेट रेगुलरली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 month, 2 months, 3 months, as if you require, but at least you should visit 3-4 times until the age of 1.5 years. हम अपने छोटे बच्चे के साथ भी ऐसे ही करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए वैक्सीनेशन तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल हमारा अगर डॉग की बात करें तो हम लोग उनको 1 month पे, 3 months पे और ईयरली वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है। इसमें रेबीज़ की वैक्सीन इज़ अ मैंडेटरी वैक्सीन विच इज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेबीज़। इसके अलावा 7 in 1, 10 in 1, 9 in 1, देर आर मैनी वैक्सीन्स अवेलेबल इन द मार्केट विच कवर मैनी वायरल एंड डिजीजेज, डिफरेंट डिजीजेज डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी। वहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा पर्टेल करता है, उसके अनुसार सभी जगह पर ये वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर फीडिंग पप है, मदर है और उसके साथ पप रह रहा है, तो यू नीड नॉट वैक्सीनेट योर पेट अप टू द एज ऑफ 3 months, बिकॉज इफ द मदर इज़ वैक्सीनेटेड यू विल गेट द इम्यूनिटी फ्रॉम द मदर इटसेल्फ। बट इफ़ आपका पप विदाउट फीडिंग रह रहा है, मदर के नहीं रह रहा है, तो यू शुड वैक्सीनेटेड एट एन अर्ली एज ऑफ 1 month और सो। ये होता है हमारे पेट के लिए। इसी तरह से हमारे लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, काऊ एंड बफेलोज होते हैं, पिग्स होते हैं, सबका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। उसका एक प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको बहुत अच्छे से प्रमोट करती है। ऑल द वेटनरी हॉस्पिटल्स हैव एम्पल ऑफ वैक्सीन्स एंड वी हैव एम्पल ऑफ ड्राइव्स फॉर दिस फेज वाइज हमेशा इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल होता ही है। कुछ वैक्सीन 6 monthly होती हैं, कुछ ईयरली होती हैं, कुछ 3 साल में एक बार लगती हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स केयर ऑफ दीज वैक्सीन्स वेरी रेगुलरली और बहुत अच्छे से करती है। और जो आप स्टरलाइजेशन की बात एक कह रहे हैं, स्टरलाइजेशन इज़ मस्ट एटलीस्ट फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया, जो हमारे बहुत एग्रेसिव ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं, जैसे रॉट व्हीलर हैं, है ना, इस टाइप के जो हैवी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं, स्टरलाइजेशन इज़ मैंडेटरी इन नगर निगम देहरादून। हाँ, इस सेकेंडली स्टरलाइजेशन इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली फॉर स्ट्रे डॉग्स।
Okay. आपने ये चीज़ भी रियलाइज़ करना शुरू हुआ करा होगा कि देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में आपको पप्स बहुत कम मिलते होंगे। जैसे हम लोग जब छोटे होते थे, हर गली में बहुत सारे छोटे बच्चे और उनकी मदर बैठी मिलती थी, बट नाउ वी हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड दीज पप्स। आपको वो शहर में बहुत कम दिखाई देंगे। रीज़न है स्टरलाइजेशन। हम जितना स्टरलाइज कर देंगे उनको, उतनी उनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होगी। स्ट्रेस की ख़त्म भी कभी नहीं होती है, क्योंकि ये एक एवर ग्रोइंग फेज़ होता है। हमारा नगर निगम का एरिया कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आज हमारा किसी टाइम में हमारे नगर निगम में, देहरादून की बात करें तो 70 वार्ड्स होते थे, फिर 100 हो गए। आने वाले टाइम में जितना भी हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, वो भी वार्ड्स में हो जाएंगे। तो किसी को ये भी लगता हो कि अगर स्टरलाइजेशन हमने कर दिया, 100% उसको अचीव कर लिया, तो कैसे हम उसको उस ब्रीड को कैसे सेव कर पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ब्रीड ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ध्यान भी रखती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सब लोग आगे आएँ। नगर निगम की देहरादून की टीम जो है बहुत अच्छी है, और हम लोग सेल्फ एप्रिसिएशन इसलिए कर रहे हैं कि मैं एग्जाम्पलीफाई कर सकता हूँ कि एनी टाइम एनीवेयर आर phone numbers are available to each and every person. We give our personal contact numbers to everyone. There are toll free numbers, there are helpline numbers which work continuously 24/7. This is 78179 39719। और आप लोगों का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा कि आप लोगों को कहीं भी अगर कोई स्ट्रे डॉग मिलता है, स्ट्रे कैटल मिलती है, कोई ऐसा लगता है कि हम लोग उसकी हेल्प करें, तो आर टीम वर्क्स 24/7। इनके लिए जहाँ तक एब्यूज़ की बात है, पूरा पशु कल्याण बोर्ड होता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं। नगर निगम की टीम भी हमेशा हेल्पफुल रहती है। अगर ऐसी भी कोई कंप्लेंट आती है, आप उसको हम लोगों के यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। हमारे बायलॉज में ये बहुत क्लियरली ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारी टीम उसको विज़िट करती है, आइडेंटिफाई करती है, बात करती है और एजुकेट करने की कोशिश करती है। और अगर हमारे को कंफर्म हो जाता है, हम उनको नोटिस भी देते हैं। एंड इवन इफ़ द क्राइम इज़ वेरी हीनियस, वी इवन लॉन्च द FIRs अगेंस्ट देम। और बाकी इसमें बेस्ट पार्ट इज़ एजुकेशन। मैनी NGOs आर ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट, और सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, और अभी लोग बहुत अच्छे हो भी गए हैं। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डॉग्स एंड कैट्स एंड एनी एनिमल्स कैन फील द ह्यूमन टेंडेंसी कि उनके अंदर क्या चल रहा है, तो वो उनके लिए तो हमेशा मेनेंस रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। करेक्ट सर। तो स्टेरिलाइजेशन के बाद डीवॉर्मिंग एक रह गया था। डीवॉर्मिंग जो इशू है, डीवॉर्मिंग देखिए क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है वो हमेशा मिट्टी में ही रहता है। सिंस बर्थ वो मिट्टी में ही पैदा होता है। तो वर्म्स और इन्फेस्टेशन, एक्टोपैरासाइट हों चाहे एंडोपैरासाइट्स हों, उसमें हमेशा रहेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी पंक्चुअल कि हम उसको टाइमली डीवर्मिंग करें। 1 month ऑफ एज पर स्टार्ट कर देना चाहिए। डिपेंड करता है आपके यहाँ कितना इन्फेस्टेशन है, आप किस टाइप का उसको फूडिंग्स दे रहे हो। और रेगुलरली एवरी 3 month 6 month ईयरली एक रूटीन, उसका एक प्रोग्राम होता है, उसके तहत हम लोगों को कंटिन्यूसली उनकी डीवर्मिंग करनी चाहिए। हमें एक बात का ध्यान ये भी रखना चाहिए कि डीवर्मिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट साइमल्टेनियसली वी शुड ऑलवेज गिव सम एडिटिव्स दैट कैन बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द पेट एनिमल और स्ट्रे एनिमल्स। हम उनको कुछ लिवर सप्लीमेंट्स दें, जिससे उनको जो डीवर्मर्स का जो बैड इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर वो नलीफाई हो सके। सो डीवर्मिंग हैज़ टू बी कंडक्टेड एवरी 3 months, और अगर कहीं इन्फेस्टेशन ज़्यादा है वी कैन इवन डू every 2 months. There are many systematic ways also for doing those. किसी के वर्म्स अगर कंफर्म हो रहे हैं बाय लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो उसका एक पूरा रेजिमेन होता है फॉर अप टू 7 days 15 days, जब तक उसको दोबारा से क्लियर ना हो जाए। ओके सर। तो जैसे हमने अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, लेट्स मूव टू ह्यूमन हेल्थ। अगर किसी इंसान को किसी डॉग या फिर कैट का बाइट का निशान आ जाता है या फिर स्क्रैच हो जाता है, तो ऐसे में क्या मेडिकल स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए सर? प्राइमरीली इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर डॉग्स और कैट्स की जहाँ तक बात है, अगर हमने उसको रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाया भी है, तो इट इज़ फॉर श्योर कि उस डॉग को या कैट को या उस एनिमल को रेबीज़ नहीं होगी। बट स्टिल द वायरसेस मे बी इन द डंब फॉर्म इन द सलाइवा ऑफ द एनिमल। सो अगर आपको कभी इस टाइप का कुछ होता है, तो
मेक श्योर कि अगर वो स्किन डीप है या स्क्रैच ऐसा आया है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, तो मेक श्योर कि आप उसमें एटलीस्ट 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए फॉर आर सेफ्टी। लेकिन अगर हमारा पेट है, वो कंटिन्यूसली हमारे साथ रहता है, उसने खेल खेल में कर दिया है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, यू कैन अवॉइड दैट प्रोवाइडेड दैट यू हैव डन द वैक्सीनेशन प्रॉपरली। लेकिन अगर कभी स्ट्रे एनिमल से या कोई कैट से या काऊ से या डोंकी से या म्यूल से, हॉर्सेस से ऐसा होता है, तो वी शुड प्रिफरेबली ऑलवेज वैक्सीनेट आवरसेल्व्स एटलीस्ट फॉर 3 डोजेस। उसका पूरा एक रेजिमेंट होता है, एटलीस्ट 5 डोजेस 7 डोजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ बाइट, एंड द एनिमल हैज़ एक्सपायर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ 10 डेज और नॉट। एक्चुअली अगर कोई एग्रेसिव डॉग है और उसके अंदर क्लियर कट उसने बहुत डीप वुंड दिया है और वो रेबिड है, तो इट इज़ फॉर श्योर कि आफ्टर दैट बाइट 99.9% that animal dies within a period of 10 days. Okay. So we should also observe that animal. बहुत पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर्स के पास जब हम लोग दिखाने जाते थे तो वो लोग कहते थे यू ऑब्जर्व दैट एनिमल, अगर वो मर जाए तभी आप वैक्सीनेशन करवाओ। बट नाउ वी इंडिया कैन अफोर्ड टू गेट अ वैक्सीनेशन शॉट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 डोजेज ले लीजिए। अगर वो पेट या स्ट्रे डॉग मर जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज और आप उसको ढूंढ पाते हो, देन यू शुड फर्दर टेक द कंप्लीट डोजेज ऑफ 6 वैक्सीन्स। ओके सर, क्लियर। तो सर आपने अभी ये बताया कि अगर रेबीड हो कोई डॉग, अगर उसने हमें काटा है तो विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज उस डॉग की डेथ हो जाती है, तो स्पेसिफिकली इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? एक्चुअली क्या होता है, जो रेबीज वायरस होता है वो इन्फेस्टेशन करता है प्राइमरीली द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन ऑफ द डॉग और ह्यूमन बीइंग। जिसके पास भी वो जाएगा वो वायरस, उसको जो इजी एक्सेस मिलता है वो मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, रीचेस टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो वायरस का एक्चुअली में इतना ज़्यादा वो डेवलप करता है, उसको वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है इस पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के एरिया में कि वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इतना हैवीली मल्टीप्लाई करके इतना इन्फेस्टेशन कर देता है कि द बॉडी कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर 10 डेज। वो पीरियड इवन 1 डे 2 डे होता है, उसमें सेलिवेशन होना शुरू हो जाता है, आइज़ बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो क्या करता है कि वो चूँकि ब्रेन में आ जाता है, अपर एरिया में बॉडी के आ जाता है, तो ये यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, जॉ हैं, उनको जाम बिल्कुल जॉज हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि पानी वाटर फोबिया हो गया ना, हाइड्रोफोबिया हो गया। वी कैन नॉट एक्चुअली स्वॉलो। तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा बनाएं। दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हम उसको किसी तरह से वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जो वायरस होता है ब्रेन के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स पर, सलाइवा में, वो अपना पूरा का पूरा एक अपना सिस्टम बना लेता है, अपना हाउस कर लेता है, वहाँ पर वो खूब हैवीली आ जाता है। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि हम उसको इन द फॉर्म ऑफ सेलिवेशन उसको बाहर निकालें। हम लोग उससे इतना डरने लगते हैं वायरस से कि हम उसको स्वॉलो भी नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ फोबिया। हाँ, तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो अभी तक का मैक्सिमम 10 डेज ही होता है। इसको लेबोरेटरी में पूरी तरह से टेस्टेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि दिस हैज़ नेवर एक्सीडेड मोर देन दैट। और अगर कोई 10 से 12 दिन में होता है तो दैट इज़ 100% कि वो रेबिड नहीं था। एटलीस्ट उस लेवल का रेबिड नहीं था कि वो ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर पाए। वो सेल्फ हो सकता है। रेबिड, अ डॉग और एन एनिमल कैन बी रेबिड एनी टाइम इन द फॉर्म, इन डम्प फॉर्म, बट नॉट हैज़ द कैपेसिटी। उसको पास इतना सेलिवेशन, इतना उसकी सलाइवा में नहीं कंटेंट होता है कि वो उसको ट्रांसमिट कर पाए। और अगर वो कर पा रहा है तो इट हैज़ टू डाई विद इन 10 डेज। तो सर हमने रेबीज की बात करी और आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, एंड रियली अप्रिशिएटेबल फॉर दैट। पर सर अगर हम किसी डॉग को, जैसे काटने की बात तो आपने बोली, पर वी कांट एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट टू हैपन एवरी टाइम कि काटे तब जाके हमें पता चले, तो ऐसे कौन से साइंस हैं जहाँ पे हम एक डॉग को देख के समझे, उसके बिहेवियर से, जो भी चीज़ें हैं ओवरऑल, कि देख के समझे कि शायद ये रेबीज हो सकता है?
जनरली रेबीज़ चूँकि दो फॉर्म्स में होता है, एक एग्रेसिव फॉर्म एंड एक डम्ब फॉर्म। एग्रेसिव फॉर्म इज़ वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड, वो कंटिन्यूसली बार्क कर रहा होगा, सेलिवेशन हो रहा होगा, बहुत हाइपर हो रहा होगा, उसकी जो आइज़ हैं बिल्कुल प्रोट्रूडेड होंगी, या टंग उसके बिल्कुल रेड हो रहा होगा, बॉडी उसकी पूरी स्वेल हो रही होगी। बट एक डम्ब फॉर्म होता है, उसमें वायरस है, बहुत ज़्यादा कंटेंट में है, वो बिल्कुल ऐसी स्टेज में है कि बस उसका मन करता है कि मैं किसी तरह से काट लूँ, उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मैं किसी तरह से काट लूँ। सो वी हैव टू बी एवरी टाइम कॉशियस। दूसरा क्या होता है कि हम उसको कैसे पहचानें, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। बट टू अवॉइड दैट, एटलीस्ट वी शुड ऑलवेज अवॉइड अ सिटिंग डॉग, फीडिंग डॉग, हम उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें ही करें। दूसरा, एटलीस्ट जो सभी लोगों को पता होता है, हम उनकी आंखों में ना देखें, हम उनको कुछ ऐसा ना बोलें। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी शुड बी पायस फ्रॉम इनसाइड। हम उसके बारे में या किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। करेक्ट। ये वाला ये जवाब समझना ये समझना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक सो, फॉर मेनी पीपल आउट देयर। दिस इज़ वेरी ट्रू। मैं इस चीज़ को सभी लोग थोड़ा सा सेल्फ एजुकेशन ये करें कि हम जितना पॉजिटिव अपने लिए सबके लिए रहेंगे, हमारे एनिमल्स उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे। एंटायर कम्युनिटी विल ग्रो इन दैट वे। ओके, तो मतलब ये बात है तो सर, जब एक सर्टिफाइड डॉक्टर की तरफ से आती है ना, तब लगता है कि ओके, मतलब हमें पता है फिर भी हम इस पे यकीन नहीं करते थे, बट नाउ दैट अ सर्टिफाइड डॉक्टर इज सेइंग इट, शायद इसमें सच्चाई है, शायद नहीं, होनी ही चाहिए। 100% सच्चाई है। और हाँ आप जी। तो आप उसकी खुद एग्जाम्पल जब आपने पहली हाँ बार में जी, कोट सही कर बात दिया है है। तो कोई बचता ही नहीं है उसमें बस कहने हमें के ये लिए। लगता था कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, शायद मैं अपनी ज़्यादा लॉजिक लगा रही हूँ, शायद मुझे ये लगता नहीं, था आप हमेशा अगर से। अपने जैसे लोगों से सबसे पूछेंगे, द सेम थिंग विल कम आउट फॉर बिल्कुल दैट। सर, करेक्ट। तो आजकल स्ट्रे डॉग्स को लेके बहुत ही, या उनके एग्रेशन को लेके बहुत ही बातें चलती हैं, हम जानते हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया दिस थिंग इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ऐसे में क्या किया जाए कि ह्यूमन और स्ट्रेस दोनों इसी स्ट्रीट्स में रहे, को एग्जिस्ट करें, सब हंसी खुशी, सब एवरीथिंग गुड गुड कैसे करें सर? बस ऐसे ही करें जैसे अभी बताया। ओके। जो उनको चाहिए, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, इट इज़ बेस्ट टू गिव देम। आप उनको वैक्सीनेट कराने के लिए संपर्क कर सकते हो, उनको स्टरलाइज कराने के लिए संपर्क कर सकते हो, उनको जब ज़रूरत है उनको फीडिंग दे सकते हो, उनको लव एंड केयर दे सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप उनको बस पॉजिटिव सोचो, ना सिर्फ उनके लिए, सबके लिए पॉजिटिव सोचो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। डॉग्स को तो वैसे भी कितना माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में कितना कुछ मानते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, स्वर्ग तक गए थे, युधिष्ठिर के साथ गए थे। और सारे हमारे जितने भी गॉड्स हैं, उनकी जितनी भी व्हीकल हैं, उनकी जो सवारियां हैं, वो सारे के सारे पेट्स डॉग्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो वो तो ऑलरेडी लिंक्ड हैं, वो तो अपने मालिक की आवाज़, अपने भगवान की आवाज़ अपने पहचानते हैं। तो दिस इज़ ट्रू कि हम पॉजिटिव सबके लिए सोचेंगे तो वो सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो वी कैन वेरी इजीली कंपेटेबल हो सकते हैं दोनों के लिए, बस अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है सबके प्रति। सर, ये तो सवाल थे मेरे। अब हमारी एक लिसनर है प्यारी सी, रूपाली बहर नाम की, जिन्होंने अपना एक क्वेरी रखा है, क्वेश्चन बताया है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बेसिकली उनका सवाल ये है कि अगर किसी के पास 7-8 पेट्स हैं, या फिर मोर नंबर ऑफ पेट्स हैं, तो वो रेगुलर जा नहीं सकती होंगी वेट डॉक्टर के पास, तो तब वो क्या करें? और उनका मेन तो क्वेरी ये था कि होम रेमेडी क्या हो सकती है फॉर गट हेल्थ, इचिंग एंड रैशेस। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो ब्लैक फर के डॉग्स होंगे शायद से, तो उनके बॉडी पे वाइट स्पॉट्स दिखते हैं जैसे डैंड्रफ है। तो वो जानना चाह रही हैं कि ये सब कैसे मेंटेन करें, स्पेशली इन एक्सट्रीम गर्मियों का जैसे अभी सीज़न है, तो वो इसके बारे में जानना चाह रही हैं सर। हाँ, ये जो आपके लिसनर हैं, ये लिटरली बहुत कंसर्न रखते हैं एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 7 डॉग्स रखे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मिस बहल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सारे पेट डॉग्स को या स्ट्रे डॉग्स को इमीडिएटली रजिस्टर कराएं नगर निगम में, एंड वी विल हेल्प आउट विद एनी ऑफ द क्वेरीज़। इसके अलावा मैं कहूँगा, जो इनके वाइट हेयर्स, जो ब्लैक हेयर्स वाइट नज़र आते हैं इतने एक्सट्रीम गर्मियों में, जनरली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, इतनी ओवर एक्सपोज्ड टू सन हो जाती है, या इतना ज़्यादा हीट होता है कि हमारी बॉडी डिसिपेट नहीं कर पाती है प्रॉपर वाटर को, प्रॉपर मॉइस्चर को।
तो ट्राई टू कीप द पेट्स मॉइस्चराइज्ड. हाउ टू कीप द पेट मॉइस्चराइज्ड? द बेस्ट वे इज़ टू फीड देम विद प्रॉपर डाइट. आप इसमें ऐसा उनको चीज़ें खिलाएं, लाइक फ्रूट्स खिलाएं, उनको हेफ्टी अमाउंट में वाटरिंग करें, उनको पानी में थोड़ा सा, अगर रेमेडी घर का ही करना है उसमें कोशिश करें कि एवरी टाइम ट्राई टू गिव 1 or 2 स्पून्स ऑफ हनी इन डिवाइडेड इंटरवल्स ऑफ टाइम, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ डे. उससे उनका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, उनकी गट हेल्थ भी प्रॉपर रहेगी. उनको कोशिश करें कि प्रोटीन डाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, चूँकि उनके घर में डॉग्स हैं. अगर उनकी प्रोटीन प्रॉपर रहेगी तो स्किन हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी. खूब उनको फाइब्रस डाइट देने की कोशिश करें. उनको कुकम्बर है, उनको लौकी है, इस टाइप की चीज़ें उनको दें. उनको पंपकिन का सूप है, पंपकिन की सब्जी है, इस टाइप की अगर हम उनको चीज़ें देंगे तो मैं समझता हूँ कि डाइट इटसेल्फ इज़ सफिशेंट इनफ कि उनके रैशेस को हटा देगी और उनको पूरे गर्मियों में, जाड़ों में, बरसात में हमेशा ठीक रखेगी. दूसरा, शहद ज़रूर देने की कोशिश करें. लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करती है तो यू शुड डेफिनेटली सीक अ वेटनेरियंस हेल्प. और एंटी फंगल्स होते हैं या जो भी वेटनेरियन ठीक समझते हैं उस समय उसको ट्रीट कर देंगे. एक इशू था कि गट हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, इचिंग को कैसे अच्छा रखें. गट हेल्थ के लिए आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको फाइब्रस डाइट दें और उनको शहद दें. जो इचिंग है, इचिंग की प्रॉब्लम भी सिर्फ मॉइस्चर की वजह से ही होता है. हमारी बॉडी इतनी ड्राई हो जाती है कि इच करने लगती है. मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वंस अ वीक आप उसको कोई भी ऑयल से, बेस्ट ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल, आप उसके फर को अंदर तक डीपली स्किन पर वो ऑयल लगे, आप उसको 3-4 घंटे रखिए. उसके बाद उसको अच्छे से बाथ कराइए, एवरीथिंग विल बी फाइन. उसमें आप एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा जो कोकोनट ऑयल है उसमें कैम्फर डाल सकते हैं. कैम्फर इज़ अ यूनिवर्सल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल. इट हेल्प्स इन ऑल वेज. तो आप उसको यूज़ करें फर में और उसके स्किन में वंस इन फोर्टनाइटली और वीकली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और ये चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं. The more we increase the blood circulation of any part, body will, immune system will work on that. जो हम लोग रबिंग कर रहे हैं, जो मालिश कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम लोग उसका ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया का ठीक कर रहे हैं और उसकी इम्यूनिटी से उसको वो ठीक होती जाती है. इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम उसको लिवर टॉनिक्स दे सकते हैं, जनरल डाइट अच्छी कर सकते हैं, उसको हनी दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, प्रोटीन्स दे सकते हैं, काले चने दे सकते हैं. बढ़िया हो जाएगी. और मिस बहल, आप उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा ले रहे, वरना मुझको आपसे नंबर लेकर के इनका चालान भी करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक रूपाली मैम का जो डाउट था वो क्लियर हो ही गया होगा. सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेगमेंट सर, ऑफ कोर्स. तो ओवरऑल आप पेट लवर्स और जनरल पब्लिक हैं, उन सबको हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो मैंने पूरे उसमें यही दिया है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. हम लोग एक दूसरे से खूब प्यार करें, पेट से खूब प्यार करें, ह्यूमन टू ह्यूमन खूब प्यार करें, अपने खूब ही खूब प्यार करें. जब हम अपने से प्यार करेंगे सबसे प्यार होता जाएगा, किसी को कोई इश्यूज़ नहीं होंगी. और हम लोग किसी को भी कोई भी सर्विस देते समय दूसरे के सर्विसेज में, दूसरे की इंडिपेंडेंस में किसी तरह की हार्म ना पहुंचाएं. और इससे हमारा जो एग्रेशन है अपनी सोसाइटी में वो कम से कम होगा. और जितना हो सके अपनी सिस्टम को, गवर्नमेंट को, अपने नेबर्स को कोऑपरेट करें. और बाकी नगर निगम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपने आपका बहुत ही कीमती समय हमें दिया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन किया. मैं बहुत मतलब थैंकफुल, लिटरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट हूँ कि मुझे तो इतना अच्छा लगा देख करके. मैं मतलब बहुत अपने को छोटा फील कर रहा हूँ कि आप लोग लिटरली बहुत ही मेहनत कर रहे हैं. टोल फ्री नंबर हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 24/7, जो हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट है नगर निगम का, जिसमें सब तरह की कंप्लेंट्स ली जाती हैं. किसी भी तरह पर आप उसमें फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप पर, किसी भी समय, कभी भी कोई भी कंप्लेंट विद डिटेल्स, उसकी लोकेशन, नाम, मोबाइल नंबर, और बहुत शॉर्ट में 2 लाइन की आप अगर प्रॉब्लम लिखते हैं तो उस पर हमारी टीम को वो फॉरवर्ड किया जाता है. ये नंबर हमारा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है उसको समझने में. दिस इज़ 7817939719. आई रिपीट, 7817939719.
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। आप लोग जब इस नंबर को लेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। और बाकी आप लोग इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करिए, हमेशा आपको सर्विसेज मिलेंगी रिलेटेड टू एनी स्ट्रे डॉग्स, एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द पेट डॉग्स, any complaints regarding the injured large animal, any complaints regarding the abuse of some animals, any complaint regarding the dairies, the meat shops or any other thing, we are always there to deal with it, जो भी हमारे पशु चिकित्सा अनुभाग से रिलेटेड होगा। सो गाइज इन दी एंड तो मैं यही कहना चाहूँगी, शुरुआत मैंने एक ही चीज़ से करी थी, प्यार। और प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, तो हम मानते ही हैं। और ये सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, जितने भी दुनिया में क्रीचर्स हैं सभी के लिए प्यार ज़रूरी है। और हमने सर के साथ की जो बातचीत थी, इसमें हमने यही समझा है कि अगर हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, सभी के लिए दिल में प्यार रखेंगे, तो हम सभी अच्छे से रह सकते हैं। सो यस, बी काइंड टू दी बेजुबान मासूम से फरी फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। इसी के साथ आरजे जेनिफर अभी के लिए इजाज़त लेती है आपसे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहना है आपको। और हाँ, हमारे लिए कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी दे दिया करो यार कभी कभी। सो या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लिसनिंग टू 91.2 NIVH हलोदोन।